वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड वेरी इम्पोर्टेंट चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप वीडियो से कंटिन्यू जुड़े रहें। धन्यवाद। दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में हम मेंडल के प्रयोगों की रूपरेखा को समझेंगे, जिसमें मेंडल ने कुछ चरणों का पालन किया और मेंडल ने अपने संकरण प्रयोगों को सफलतापूर्वक पूरा किया और कुछ विशेष निष्कर्षों पर पहुँचे, जो कि आज हम जेनेटिक्स में उसको मील का पत्थर मानते हैं। तो यहाँ पर मेंडल ने 3 मुख्य चरणों का पालन किया था। मेंडल के प्रयोगों की एक रूपरेखा थी, जिसमें सबसे पहले उसने जो मटर का पौधा लिया था, उद्यान मटर। जैसा कि हम जानते हैं कि मेंडल ने अपने प्रयोगों में मटर के पौधे का चयन किया था, जिसको हम उद्यान मटर कहते हैं, गार्डन पी कहते हैं। उसमें उसने 7 लक्षणों का चयन किया था, 7 लक्षणों को चिन्हित किया था, जिसमें प्रत्येक लक्षण के 2 विपर्यायी रूप थे। अर्थात मेंडल ने अपने संकरण प्रयोगों में जिस उद्यान मटर को चुना था, उसमें उसने 7 मुख्य लक्षणों को चिन्हित किया था, जिसमें ये 7 मुख्य लक्षण क्या थे? बीज का आकार था, बीज का रंग था, फूल का रंग था, फली का आकार था, फली का रंग था, पुष्प की स्थिति थी और तने की ऊंचाई थी। ये 7 मुख्य लक्षणों को चुना था, जिसमें प्रत्येक लक्षण के 2 विपर्यायी रूप प्रजाति में उपस्थित थे। अर्थात एक प्रजाति में बीज का आकार गोल था, एक प्रजाति में बीज का आकार झुर्रीदार था, एक प्रजाति में बीज का रंग पीला था, एक प्रजाति में बीज का रंग हरा था, एक प्रजाति में पुष्प का रंग लाल था, एक प्रजाति में पुष्प का रंग सफ़ेद था, एक प्रजाति में फली का आकार फूला था, एक प्रजाति में फली का आकार सिकुड़ी हुई थी फली, एक प्रजाति में फली का रंग हरा था, दूसरी प्रजाति में फली का रंग पीला था, एक प्रजाति में पुष्प की स्थिति अक्षीय थी, अर्थात पुष्प पौधे की अक्ष से निकलते थे, दूसरी प्रजाति में पुष्प की स्थिति शीर्षस्थ थी, टर्मिनल थी, अर्थात पुष्प पौधे के शीर्ष पर उत्पन्न होते थे। एक प्रजाति में तने की लंबाई ज़्यादा थी, एक प्रजाति में तना बौना था, अर्थात एक पौधा लंबा था, एक पौधा बौना था। तो यहाँ पर प्रत्येक लक्षण के लिए, जो कि 7 लक्षण थे, उनमें प्रत्येक लक्षण के लिए यहाँ पर प्रजातियों में 2 विपर्यायी रूप थे, अर्थात उसी लक्षण में 2 रूप थे। जैसे कि बीज का आकार था, तो बीज के आकार के लिए 2 रूप थे यहाँ पर, एक गोल आकार था और एक झुर्रीदार आकार था। तो यहाँ पर मेंडल ने क्या किया? प्रथम चरण में शुद्ध प्रजातियों का चयन किया, जो कि बीज के आकार के लिए शुद्ध थी, बीज के रंग के लिए शुद्ध थी, फूल के रंग के लिए शुद्ध थी, फली के आकार के लिए शुद्ध थी। तो इस वीडियो में हम मेंडल के उन्हीं संकरण प्रयोगों को क्रमबद्ध तरीके से समझने का प्रयास करेंगे, जिसमें मेंडल ने अपने प्रयोगों में 3 मुख्य चरणों का पालन किया था। सबसे पहले चरण में उसने क्या किया कि जो हमने 7 लक्षण देखे, उनमें प्रत्येक लक्षण के 2 विपर्यायी रूप थे, अर्थात एक लक्षण के लिए 2 प्रजातियां थीं। तो 7 लक्षणों के लिए 14 प्रजातियां थीं, जिसमें उन्होंने शुद्ध प्रजातियों का चयन किया, शुद्ध किस्मों का चयन किया। इन शुद्ध किस्मों का चयन उसने किस प्रकार किया, इसको हम समझते हैं। तो मेंडल ने प्रथम चरण में क्या किया? एक ही प्रजाति में कई पीढ़ियों तक स्वपरागण कराया। अर्थात मेंडल ने मटर के पौधे में जिन 7 लक्षणों को चुना था, जिन 7 लक्षणों के आधार पर प्रजातियों का विभाजन किया था, उन्हीं 7 लक्षणों में से प्रत्येक लक्षण के विपर्यायी रूप, अर्थात विपर्यायी प्रजातियों में भी उसने व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक पौधे का उसने कई पीढ़ियों तक उसमें स्वपरागण करा के उसने एक डाटा रखा, जिसमें उसने जो समरूपी प्रजातियां थीं उन्हीं को चुना और बाकी को उसने हटा दिया। अर्थात उसने, जैसे यहाँ पर हम देखें बीज का आकार, तो बीज के आकार में एक प्रजाति थी जिसमें बीज गोल थे, तो उसने उस पौधे में कई पीढ़ियों तक स्वपरागण कराया, F1 पीढ़ी तक, F2 पीढ़ी, F3 पीढ़ी, और फिर उसने देखा कि गोल बीज वाली प्रजातियां कौन कौन सी हैं, तो उन्हीं प्रजातियों को उसने चुना और बाकी को हटा दिया, क्योंकि कई प्रजातियों में कुछ लक्षण की अशुद्धता भी थी, मतलब कुछ प्रजातियां अशुद्ध भी थीं, हाइब्रिड कंडीशन में थीं। तो फिर वहाँ पर हम देख रहे थे कि F2 F3 जनरेशन में कुछ अलग तरह के लक्षण भी व्यक्त हो रहे थे उस लक्षण के अलावा। जैसे यहाँ पर गोल बीज वाला लक्षण है, तो इसमें स्वपरागण कराने पर कभी कभी यहाँ पर कुछ प्रभावी जो लक्षण थे, प्रभावी कारक थे,
उनके हाइब्रिड कंडीशन में होने के कारण F2 F3 जनरेशन में कुछ अलग प्रकार के अलग प्रजातियां भी प्राप्त हो रही थी। तो उसने क्या किया कि प्रत्येक प्रजाति में इन सभी लक्षणों के विपर्यायी रूप वाली प्रत्येक प्रजातियों में अर्थात उसी प्रजाति में स्वपरागण कराया और F1 F2 F3 पीढ़ी तक प्रत्येक लक्षण के लिए सभी प्रजातियों का अध्ययन किया उसने और उसमें से उसने समरूपी प्रजातियों को चुना और जो समरूपी प्रजातियां नहीं थीं उसको उसने हटा दिया। तो प्रथम चरण में उसने क्या किया कि एक ही प्रजाति में कई पीढ़ियों तक स्वपरागण कराया, मतलब उसी प्रजाति में संकरण कराया, उसी प्रजाति में स्वपरागण कराया और F3 पीढ़ी तक और कई पीढ़ियों तक उसने देखा कि समरूपी प्रजातियां जो प्राप्त हो रही हैं उसी को उसने चुना और बाकी को उसने क्या कर दिया, हटा दिया। तो इस तरह से मेंडल ने शुद्ध प्रजातियों का चयन किया अपने संकरण प्रयोगों के लिए। तो इस तरह मेंडल ने अपने आप को पूर्ण रूप से आश्वस्त किया कि ये प्रजातियां प्योर ब्रीडिंग लाइन बनाती हैं, अर्थात उसने कई पीढ़ियों तक स्वपरागण करा के एक प्योर ब्रीडिंग लाइन तैयार की, शुद्ध वंशक्रम तैयार किया और उसने शुद्ध प्रजातियों का चयन किया जो कि 7 लक्षणों के लिए शुद्ध थीं, जिसमें प्रत्येक लक्षण के लिए 2 प्रजातियां थीं, 2 विपर्यायी रूप थे। द्वितीय चरण में मेंडल ने क्या किया कि एक ही लक्षण की दोनों वैकल्पिक किस्मों के बीच में कृत्रिम संकरण कराया, अर्थात उनमें आपस में संकरण कराया। कहने का अर्थ है कि जो 7 लक्षण लिए थे मेंडल ने, जैसे बीज का आकार था, बीज का रंग था, फूल का रंग था, फली का आकार था, फली का रंग था, पुष्प की स्थिति थी, तने की ऊंचाई थी, तो बारी बारी से प्रत्येक लक्षण के जो विपर्यायी प्रजातियां थीं जिसमें 2 उसके विपर्याय थे, जैसे बीज का आकार में यहाँ पर 2 विपर्यायी रूप थे, गोल बीज था और एक झुर्रीदार बीज था, तो यहाँ पर दोनों ही प्रजातियों के बीच में उसने आपस में संकरण कराया जो कि शुद्ध थी। ठीक है, शुद्ध प्रजातियों का चयन उसने पहले ही कर लिया था, पहले चरण में उसने शुद्ध प्रजातियों का चयन कर लिया था। तो शुद्ध गोल प्रजाति और शुद्ध झुर्रीदार बीज वाली प्रजाति में जब उसने संकरण कराया तो उसको एक विशेष जानकारी प्राप्त हुई कि यहाँ पर इन 2 विपर्यायी रूपों में से F1 जनरेशन में अर्थात इनकी क्रॉस कराने के बाद जो बीज प्राप्त हो रहे थे, जो प्रजाति प्राप्त हो रही थी, उसमें उसने एक लक्षण को ही देखा, एक लक्षण यहाँ पर व्यक्त नहीं हो रहा था। अर्थात इन 2 प्रजातियों के बीच में जब संकरण होता है तो यहाँ पर इन 2 रूपों में से एक रूप व्यक्त होता है, एक रूप व्यक्त नहीं होता है। कहने का अर्थ है जैसे लाल पुष्प वाले मटर के पौधे में और सफ़ेद पुष्प वाले मटर के पौधे में जब संकरण होता है तो हमें इस तरह की प्रजातियां प्राप्त होती हैं जिसमें केवल लाल पुष्प ही उत्पन्न होते हैं, सफ़ेद पुष्प उत्पन्न नहीं होते। ऐसा सभी 7 लक्षणों के साथ था, अर्थात कोई भी 2 लक्षणों में से एक ही लक्षण F1 जनरेशन में व्यक्त हो रहा था, दूसरा लक्षण व्यक्त नहीं हो रहा था। तो मेंडल ने उस लक्षण को, उस लक्षण के कारक को प्रभावी कहा जो कि F1 जनरेशन में व्यक्त हो रहा था, और जो F1 जनरेशन में व्यक्त नहीं हो रहा था अर्थात अभिव्यक्त नहीं हो रहा था, जो लक्षण, जो प्रजाति अपने आप को F1 जनरेशन में अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर पा रही थी, उसको उसने अप्रभावी कहा, अप्रभावी कारक कहा। तो मेंडल ने द्वितीय चरण में क्या किया, एक ही लक्षण की 2 विपर्यायी प्रजातियों, जो कि 2 विपर्यायी रूप थे, उनमें आपस में संकरण कराया, मतलब कृत्रिम संकरण कराया, जिसमें उसने परपरागण किया एक प्रजाति का दूसरी प्रजाति में, फिर दूसरी प्रजाति का उसी प्रजाति में, अर्थात उसने उल्टा क्रम भी अपनाया। कहने का अर्थ है जैसे हम देखते हैं फूल का रंग, तो फूल का रंग के लिए एक लाल पुष्प था, एक सफ़ेद पुष्प था, तो उसने क्या किया कि पहले लाल पुष्प वाली प्रजाति को मादा जनक के रूप में उसने लिया और सफ़ेद पुष्प वाली प्रजाति को नर जनक के रूप में लिया। इसमें उसने क्या किया कि जो सफ़ेद पुष्प था उसके पराग कोशों को निकालकर यहाँ इस लाल पुष्प वाले वर्तिकाग्र पर परागण कराया। यहाँ पर कुछ सावधानियों का उसने पालन किया, जैसे कि उसने सबसे पहले यहाँ पर ये लाल पुष्प वाले जो कि मादा जनक था, इसके लाल पुष्प वाले
जो पराग कोष थे इनको मैच्योर होने से पहले ही काट लिया ताकि यहाँ पर स्वपरागण ना हो सके। इस लाल पुष्प वाले परागकण इसके वर्तिकाग्र पर, इसके जायांग में ना जा सकें, अर्थात अनचाहा परागण ना हो, जो कि वह नहीं चाह रहा था। यहाँ पर स्वपरागण नहीं करना था उसे। यहाँ पर इस सफ़ेद पुष्प के परागकणों का यहाँ पर इस वर्तिकाग्र पर पहुँचाना था। तो यहाँ पर उसने क्या किया कि इन लाल पुष्प वाले परागकणों को काट लिया। इसको हम कहते हैं विपुंसन, अर्थात जब पुंकेसरों को हटा दिया जाता है पुष्प से तो इसको हम कहते हैं विपुंसन। इसके बाद इसने इन सफ़ेद पुष्प वाले परागकोशों को यहाँ ब्रश की सहायता से इन परागकणों को इस जायांग पर पहुँचाया, इसके वर्तिकाग्र पर पहुँचाया, जिसको कृत्रिम परागण हम कह सकते हैं, पर परागण। और इसको एक थैली से बंद भी कर दिया ताकि अनचाहा परागण ना हो सके, किसी दूसरे पुष्प से किसी दूसरी प्रजाति के परागकण यहाँ पर ना आ सकें। तो इस तरह से उसने बहुत ही सावधानी से इन प्रयोगों को किया और यहाँ पर इस जायांग को उसने एक थैली से बंद कर दिया, जिसको हम बैगिंग कहते हैं। तो यहाँ पर उसने एक बार इस लाल पुष्प वाले पौधे को मादा जनक के रूप में चुना और इस सफ़ेद पुष्प वाले जनक को नर के रूप में चुना। दूसरी बार उसने इस क्रम को उल्टा कर दिया, अर्थात इस पुष्प को उसने नर के रूप में चुना, लाल पुष्प वाले जो मटर का पौधा था उसको उसने नर के रूप में चुना और इस पुष्प को उसने मादा जनक के रूप में चुना। क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं कि मटर का जो पुष्प होता है वो द्विलिंगी होता है, उसमें नर जनन अंग भी होते हैं, परागकण भी होते हैं और उसमें मादा जनन अंग भी होता है, यानी ओवरी भी होती है। तो हम इसको नर जनक के रूप में भी चुन सकते हैं और मादा जनक के रूप में भी चुन सकते हैं। तो उसने पहले तो एक पौधे को नर के रूप में चुना और दूसरे को मादा के रूप में चुना, फिर उसने क्रम को बदल दिया, अर्थात जिसको उसने मादा जनक के रूप में चुना था उसको उसने नर जनक के रूप में लिया और जिसको उसने नर जनक के रूप में चुना था उसको उसने मादा जनक के रूप में लिया। तो इस तरह से उसने उल्टा क्रम भी अपनाया, जिसको हम कहते हैं व्युत्क्रम संकरण। तो इस तरह से एक ही लक्षण की दोनों वैकल्पिक किस्मों के बीच में उसने कृत्रिम संकरण कराया। उन 7 लक्षणों के लिए जो विपर्यायी किस्में थीं, उसकी 2 किस्में थीं, उनके बीच में आपस में संकरण कराया और उसने उस क्रम को बदलकर भी संकरण कराया जिसमें उसे एक ही परिणाम प्राप्त हुए, अर्थात व्युत्क्रम संकरण भी कराया, जिसमें उसने जनकों को बदल दिया, उनके लिंग को बदलकर, अर्थात नर जनक को मादा जनक के रूप में लिया और मादा जनक को नर जनक के रूप में लिया। तो व्युत्क्रम संकरण भी कराया उसने, जिसमें उसको एक ही परिणाम देखने को मिले। एक सारणी से समझते हैं इसको। तो यहाँ पर क्या हुआ कि मेंडल ने उन 7 लक्षणों के जो विपर्यायी रूप थे, 2 विपर्यायी रूप थे, जैसे कि पौधे की लंबाई एक लक्षण था, उसके 2 विपर्यायी रूप थे, एक लंबा पौधा था और एक बौना पौधा था। जब इसमें उसने संकरण कराया, कृत्रिम संकरण, तो उसने यहाँ पर F1 जनरेशन में सभी लंबे पौधे प्राप्त किए, अर्थात कोई भी पौधा ऐसा नहीं था कि जो कि बौना था। तो उसने देखा कि यहाँ पर लंबे और बौने पौधे में जब संकरण होता है तो केवल लंबे पौधे ही प्राप्त होते हैं, बौने पौधे प्राप्त नहीं होते। तो उसने F1 जनरेशन में भी आपस में स्वपरागण कराया, अर्थात इन सभी लंबे पौधे जो कि F1 जनरेशन में प्राप्त हुए थे इनमें आपस में ही संकरण कराया, स्वपरागण कराया। और उसने F2 पीढ़ी में देखा कि यहाँ पर जो लंबे पौधे हैं वह लगभग 3 अनुपात में प्राप्त होते हैं और जो बौने पौधे हैं वह लगभग 1 अनुपात में प्राप्त होते हैं। तो मेंडल के प्रयोग में हम एक मुख्य बात को नोटिस करते हैं कि जो 7 लक्षण मेंडल ने मटर के पौधे में चिन्हित किए थे, जिसमें प्रत्येक के 2 विपर्यायी रूप थे, जब उनमें संकरण होता है, आपस में संकरण होता है, तो हमें एक विपर्यायी रूप, एक विपर्यायी लक्षण हमें F1 जनरेशन में देखने को मिलता है और इस F1 जनरेशन में जब हम स्वपरागण कराते हैं तो यह विपर्यायी रूप हमें F2 जनरेशन में 3 अनुपात में देखने को मिलता है, लगभग 3 अनुपात में देखने को मिलता है। कहने का अर्थ है कि जैसे अगर हम पौधे की लंबाई को लें तो एक लंबे पौधे और एक बौने पौधे में जब हम संकरण कराते हैं तो F1 जनरेशन में हमें सभी पौधे लंबे प्राप्त होते हैं, बौना पौधा हमें देखने को नहीं मिलता है। लेकिन जब इन F1
हाइब्रिड में अर्थात इन F1 पीढ़ी के लंबे पौधों में जब हम स्वपरागण कराते हैं तो हमें 4 में से 3 पौधे लंबे देखने को मिलते हैं और एक पौधा हमें 4 में से एक पौधा बौना देखने को मिलता है। लगभग 3 पौधे यहाँ पर हमें लंबे देखने को मिलते हैं और ये सभी लक्षणों के साथ था। अर्थात जैसे अगर हम बीज का रंग देखें तो यहाँ पर पीले बीज वाले मटर के पौधे और हरे बीज वाले मटर के पौधे में जब संकरण होता है तो F1 जनरेशन में हमें सभी पौधे पीले बीज वाले प्राप्त होते हैं, लेकिन जब इनमें स्वपरागण होता है तो हमें F2 जनरेशन में 4 में से लगभग 3 पौधे पीले बीज वाले प्राप्त होते हैं और एक पौधा हमें हरे बीज वाला प्राप्त होता है। तो ऐसा हर एक लक्षण के लिए था जो मेंडल ने मटर के पौधे में चिन्हित किए थे। अर्थात जो 7 लक्षण चिन्हित किए थे मटर के पौधे में, जिनके 2 विपर्यायी रूप उनमें उपस्थित थे, 2 विपर्यायी प्रजातियां थी वहां पर उन लक्षणों के लिए। उन सभी में अगर हम देखें तो यहाँ पर F1 जनरेशन में हमें 2 जनकों में से एक जनक के लक्षण यहाँ पर हमें F1 जनरेशन में देखने को मिलते हैं। अर्थात एक ही प्रजाति देखने को मिलती है, एक ही फिनोटाइप देखने को मिलता है। लेकिन इस F1 हाइब्रिड में जब स्वपरागण होता है तो हमें F2 जनरेशन में 2 फिनोटाइप देखने को मिलते हैं, जिसमें एक फिनोटाइप हमें 3 अनुपात में देखने को मिलता है जो कि प्रभावी लक्षण होता है, और एक फिनोटाइप हमें 1 अनुपात में देखने को मिलता है जो कि अप्रभावी लक्षण होता है। तो मेंडल ने अपने प्रयोगों से कुछ निष्कर्ष निकाला। पहला तो ये था कि F1 पीढ़ी में केवल एक ही जनकीय रूप प्रकट हुआ, अर्थात एक लक्षण के 2 विपर्यायी रूपों में 2 विपर्यायी प्रजातियों में जब संकरण कराया गया तो उन दोनों जनकों में से एक लक्षण ही हमें F1 जनरेशन में देखने को मिल रहा था। जैसे अगर हम लाल और सफ़ेद पुष्प वाली प्रजातियों में संकरण कराते हैं तो हमें F1 जनरेशन में केवल लाल ही पुष्प वाले पौधे देखने को मिलते हैं, सफ़ेद पुष्प वाला पौधा हमें देखने को नहीं मिलता है, लुप्त ही हो जाता है। तो एक ही जनक का जो लक्षण है वह व्यक्त हो रहा था, दूसरा जनक का जो रूप है वह प्रकट नहीं हो रहा था। और F2 जनरेशन में दोनों जनकीय रूपों की अभिव्यक्ति हुई, मतलब F2 जनरेशन में फिर वह लक्षण जो कि व्यक्त नहीं हो रहा था F1 जनरेशन में, वह F2 जनरेशन में व्यक्त होता है। अर्थात हमें F1 जनरेशन में जो हाइब्रिड मिलता है, जब उसमें स्वपरागण होता है तो हमें फिर यहाँ पर दोनों ही रूप प्रकट होते हैं, उन प्रजातियों में दोनों ही रूपों की अभिव्यक्ति होती है। F2 जनरेशन में होती है मगर F1 जनरेशन में नहीं होती है। और यहाँ पर किसी लक्षण का वह विपर्यायी रूप जो F1 जनरेशन में प्रकट हुआ वह F2 पीढ़ी में 3 गुनी आवृत्ति प्रकट कर रहा था। अर्थात जो लक्षण प्रभावी था, जो लक्षण F1 जनरेशन में व्यक्त हो रहा था, जिस जनक के लक्षण F1 जनरेशन में व्यक्त हो रहे थे, जिसको हम प्रभावी लक्षण कह रहे थे, उस प्रभावी लक्षण वाली प्रजाति यहाँ पर 4 में से 3 प्राप्त हुई, और जो अप्रभावी लक्षण था जो कि F1 जनरेशन में प्रकट नहीं हो रहा था वह केवल 4 में से 1 पौधा ही प्राप्त हुआ। तो इस तरह से मेंडल के प्रयोगों का ये मुख्य सारांश था। आशा है आपको मेंडल के प्रयोगों की रूपरेखा समझ में आई होगी कि मेंडल ने अपने प्रयोगों को किस तरह से किया, किन चरणों का पालन किया और अपने प्रयोगों को सफलतापूर्वक पूर्ण किया। देखते रहिए, सीखते रहिए। नमस्कार।